हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हेमंत। लास्ट वीडियो में हमने एंड कर दिया था जीआई इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस और उसके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस थे जेई के और नीट के वो भी देख लिए थे। अब हमें क्या पढ़ना है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जीआई कैसा होता है। और इसके क्वेश्चंस जेई मेंस में, एडवांस में और नीट में भर भर के आए हैं। एंड इवन नीट में थोड़ा आसान है, लेकिन जितने भी केसेस मैं बनाऊंगा मैं गारंटी देके कह रहा हूं इससे बाहर केस आएगा ही नहीं आपको। मैंने बिल्कुल एग्जॉस्टिव केसेस बनाए हैं। और एक खास बात कि मैं ऐसे ही बिल्कुल फटाफट से करवा के नहीं चला जाऊंगा कि इसको याद कर लो उसको याद कर लो, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद आप इसको डिटेल में स्टडी कर पाओगे। अब ध्यान से देखते हैं जीआई इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था जहां पे मैंने 2GI लिखा है। अब आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, जीआई इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग मोनोडेंटेट। पहला केस हम पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ मोनोडेंटेट लिगेंड हो, क्योंकि क्लेटरिंग भी तो हो सकती है। तो पहला केस है मोनोडेंटेट। अब ऑक्टाहेड्रल दिखता कैसा है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ऑक्टाहेड्रल की शेप कुछ ऐसी होगी। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ABCDEF। अब क्योंकि मैंने सारे ही स्मॉल लेटर्स में बनाए हैं, इसका मतलब क्या है, सारे के सारे कैसे हैं, मोनोडेंटेट, यानी कि एक लोन पे डोनेट कर सकते हैं। तो सर इसमें जीआई कैसे शो होगा, ध्यान से देखो। जीआई देखते थे हम रिलेटिव एंगल को देख के, या तो 180 डिग्री पे होंगे या फिर 90 डिग्री पे होंगे। अब यहाँ पर क्या है, इधर हम कैसे स्टडी करते हैं, देखो, या तो ए के सामने बी आ जाए, तो मैंने ऐसे लिखा है या तो ए के सामने बी आ जाए, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। अभी फिलहाल यहाँ पे डी है, मान लो ए के सामने बी होता तो एक केस ये होता, फिर ए के सामने और कौन हो सकता है, सी हो सकता है, तो फिर सी भी हो सकता है, फिर डी हो सकता है, ई हो सकता है, और ए के सामने कौन हो सकता है, एफ हो सकता है। तो मैं इन केसेस को अगर देखूं तो बच्चा बोलेगा सर 1 2 3 4 5 आइसोमर आएंगे। आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि बच्चे ने समझा ही नहीं कंसेप्ट को। तो करेंगे कैसे, देखो ध्यान से। ए के सामने अगर बी आएगा तो सी के सामने डी आ सकता है और ई के सामने क्या आ सकता है, एफ आ सकता है, एक केस। या ए के सामने जब बी आएगा तो सी के सामने जरूरी थोड़ी ना है कि डी आए, सी के सामने ई भी तो आ सकता है। अगर सी के सामने ई आया तो डी के सामने कौन आएगा, एफ। एक केस ये हो गया। अब फिर एक केस होगा, ए के सामने तो बी मैंने फिक्स कर रखा है, सी के सामने बी भी ले आया, सी के सामने सॉरी डी ले आया हूं, ई ले आया हूं, अब कौन बचा, एफ। तो सी के सामने कौन आ सकता है, एफ आ सकता है, तो फिर ऑटोमेटिकली डी के सामने कौन आ जाएगा, ई। तो ऐसे मेरे 3 केस बन गए जब ए के सामने बी है। फिर ए के सामने बी की जगह अगर ए के सामने सी आ गया तो बी के सामने कौन आएगा, डी, ई के सामने एफ। या जरूरी थोड़ी ना है कि बी के सामने डी आए, बी के सामने एक बार ई भी आ सकता है और बी के सामने एफ भी आ सकता है। तो 3 केस ऐसे बन गए, ध्यान से समझो, ध्यान से। अब एक बारी फिर से समझाता हूं। ए के सामने मान लो डी आ गया, अगर ए के सामने डी आया तो बी के सामने सी भी आ सकता है, बी के सामने ई भी आ सकता है और बी के सामने एफ भी आ सकता है। तो 3 केस ये हो गए। तो सिमिलरली सबके केसेस कितने कितने बन जाएंगे, 3। और टोटल कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5। तो सबके 3 मल्टीप्लाइड बाय टोटल कितने हैं, 5। तो कितना आंसर आ जाएगा, 15 आइसोमर। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं बना के भी दिखाऊं आपको कि कैसे कैसे आता है। तो मैंने सारे केसेस बनाए, नहीं तो आपको बोल देंगे कि यार आप याद कर लो और आपको ऐसे ही करना है। तो मैं ये नहीं कहता कि वहां पे आप एग्जाम में सारे के सारे केसेस बना के दिखाओ, आप याद रखो, लेकिन पीछे का कंसेप्ट भी समझो कि ये 15 केसेस आए कैसे हैं। तो पहला में समझ में आ गया। अगर केस आपके पास है MABCDEF, ABCDEF का मतलब क्या है, आपको एग्जाम में ABCDEF नहीं आएगा, आपको 6 लिगेंड दे रखे होंगे, 6 के 6 मोनोडेंटेट होंगे और सारे एक दूसरे से कैसे होंगे, अलग होंगे। जैसे एक NH3 दे दिया, एक H2O दे दिया, लाइक दिस। अगला जो केस है उसमें क्या है, एक मोनोडेंटेट लिगेंड जो है वो रिपीटेड है। जैसे A2 दे दिया आपको, A2 का मतलब जैसे NH3 दिया तो NH3 2 बार दे दिया, A2BCDE, मतलब बाकी के लिगेंड्स अलग हैं लेकिन A जो है रिपीट हो गया। तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं, बच्चा कह सकता है सर A के सामने A आ जाए, बिल्कुल आ जाए, तो B के सामने C आएगा, D के सामने E आएगा। या फिर A के सामने A आ जाए तो B के सामने D आएगा, C के सामने E आएगा। या A के सामने A आ जाए, B के सामने अब की बार E आएगा और C के सामने क्या आएगा, D। तो बिल्कुल ठीक बात है भाई। फिर A के सामने B भी आ सकता है, जब A के सामने B आएगा, A के सामने C आ जाएगा और D के सामने E। फिर ऐसे ही 3 केसेस बन गए ये वाले, फिर 3 केसेस बने ये वाले, और 3 ये और 3 ये। तो टोटल कितने बना दिए, 15। अब बच्चा लिख देगा 15, लेकिन इसमें 15 नहीं बनेंगे, ध्यान से देखना इसको। अगर मैं यहां पर देखूं तो तुमने बनाया A के सामने B आ जाए, परफेक्ट है, A के सामने C आ जाए, ये भी ठीक है, और D के सामने E आ जाए, ये भी ठीक है। लेकिन अगर तुम A के सामने C लेके आ जाओ तो A के सामने B आएगा और D के सामने कौन आएगा, E। अब एक बार ही देखना,
ये केस जो है ए बी ए सी डी ई, तो ये भी ए बी ए सी डी ई, ये दोनों केस कैसे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो ये रिपीटिंग केस है, मतलब मैंने एक ही केस को दो दो बार लिख दिया। और ये मैंने जितने हाईलाइट करे हैं येलो हाईलाइटर से, ये सारे के सारे केसेस कैसे हो गए, रिपीट। तो टोटल गिन के बताना कितने रिपीट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिपीटेड केस है। मतलब 12 का मतलब क्या है, हाफ कर दो। जैसे ये और ये रिपीटेड था तो मैं इसको एक बार गिनूंगा, तो 12 का हाफ कितना हो जाएगा, 6। और ए बी सी डी ई ए के केस में, ए बी सी डी ई एफ के केस में कितने आइसोमर आ रहे थे, 15। 15 में से अगर मैंने 12 का हाफ किया यानी कि 6 माइनस कर दूं तो टोटल आइसोमर कितने आएंगे, 9 आइसोमर। तो इसका करेक्ट 9 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। मैंने कोशिश की आपको बताने की। आप क्या करना, आप आराम से वीडियो को पॉज करना और ये खुद से लिखना, ए के सामने ए आया तो बी के सामने सी आएगा, फिर डी के सामने ई आएगा। तो इससे तुम्हारा कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। और जो बच्चा रटना चाहता है भाई मेरी तरफ से रट लो, अगर तुम्हें याद रहेगा तो। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये मल्टीपल केसेस हैं। अब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ऐसे ही केसेस बनाते हैं। किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम आएगी तो वो बना के देखना। तो A2 B2 CD के केस कितने आ जाएंगे, GI के 6। A2 B2 CD का मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से। मान लो मैंने ये बनाया, A2 दो बार है, मान लो NH3 दो बार है, B2 भी दो बार है, मान लो H2O दो बार है, और फिर कुछ और लिगेंड है, यहाँ पे CO है और यहाँ पे क्या है, Cl है, मतलब Cl। तो ये 6 लिगेंड मैंने बनाए जिसमें से 2 रिपीट थे और फिर दोबारा से एक और जो पेयर है वो भी रिपीटेड था। तो इसके GI कितने आएंगे, 6। और ये सारे के सारे केसेस मैं कवर करवा रहा हूँ, कुछ भी नहीं छूटेगा तुम्हारा। उसके बाद फोर्थ केस कैसा है, A2 B2 C2। ये कैसा होगा, देखो A2 B2 C2 का मतलब क्या है, NH3 CO और यहाँ पे Cl और Cl, मतलब सारे मोनोडेंटेट दो दो बार हैं। तो A2 B2 C2 का कितना केस होगा, GI हो जाएंगे 5। यानी कि देखो अगर तुम कुछ भी रिपीट कर रहे हो ना तो तुम्हारा आंसर कम होता जा रहा है। जब कोई भी रिपीट नहीं था तो 15 आए, फिर A2 जब रिपीट हो गया तो 15 में से 6 चले गए, 9 आए। फिर जब B2 भी रिपीट करवा दिया तो और कम हो गए, 6 हो गए। जब C भी रिपीट करवा दिया, C2 कर दिया तो और कम हो गए, 6 के बाद कितने हो गए, 5। अब MA3BCD इसमें कितने हो जाएंगे, GI होंगे 4। मतलब जैसे मान लो NH3 लगवाया तो 3 बार लगवा दिया तो उसके GI आएंगे 4। A3B2C इसके GI हो जाएंगे 3। MA3B3, अब ये जो है ना ये तुम्हारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस पर और भी डिस्कशन करूंगा अभी नीचे जाके। देखो MA3B3 क्योंकि ये NCERT का केस है तो मैंने इसके ऊपर लिख भी रखा है। ये स्कूल का केस है और नीट में भी पूछा गया है और JEE मेंस में भी मान के चलो कि 99% इसी से क्वेश्चन आएगा, अगर आया तो बाकी भी वो कर सकते हैं एक्सप्लोर, लेकिन इसको तो ध्यान से पढ़ना है। तो इसके GI कितने आएंगे, 2, फेशियल और मेरिडियोनल। जिन बच्चों ने NCERT पढ़ी है वेल एंड गुड है, अगर नहीं पढ़ी तो मैं भी बताऊंगा उसको कैसे 2 आएंगे। फिर A4BC में कितने आएंगे GI, ये भी 2 आएंगे। और A4B2 में कितने आएंगे, ये भी कितने GI होंगे, 2 ही GI होंगे। अब A3B3 के केस को डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि यही NCERT का केस है। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो है यार ये टॉपिक, क्योंकि GI का कैलकुलेशन A के सामने A आया, A के सामने B आया, तो खुद से दिमाग लगा सकते हो। अब A3B3 के केस को कैसे पढ़ेंगे, मान लो A 3 बार है तो A और A ऐसे लगा दिया मैंने, और B भी 3 बार है तो B को मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये आपको ट्रायंगल देखने को मिलेगा, ये वाला, ये जो ट्रायंगल है मैं इसको शेड करता हूँ। ये ट्रायंगल मिल रहा है, एक ये ट्रायंगल मिल रहा है और एक ये ट्रायंगल मिल रहा है देखने को, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। तो इसको बोलते हैं फेशियल आइसोमर। ध्यान से देखना, तीनों जो A लगाओगे आप वो क्या करना, एक ही लाइन में लगा देना। जैसे जब मैं बनाता था बचपन में, बचपन मतलब जब तुम्हारे जितना था, तो मैं क्या करता था, A इधर लगा दिया, A इधर लगा दिया, A इधर लगा दिया और फिर ट्रायंगल बना दिया। B इधर लगा दिया, B इधर लगा दिया, B इधर लगा दिया और फिर क्या कर दिया, एक ट्रायंगल बना दिया। तो ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा, फेशियल। तो तीनों साथ साथ लगाए। और क्या हो सकता है, A और जो अगला A है इसको ऊपर के ट्रायंगल से दिखाना ऐसे। तो इस केस को मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, ये भी है तो 3 साथ साथ, लेकिन फर्क क्या है, इसमें जो 2 A होंगे वो एक दूसरे के 180 डिग्री एंगल पे होंगे। मतलब ऐसे, अगर एक उस कोने में है तो नीचे वाला इस कोने में, तो दोनों 180 डिग्री पे होंगे। तो तीसरा A ऊपर भी लगा सकते हो और नीचे भी लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो A लगाओ, उसके 180 पे एक और A लगा दो,
और यहाँ पे एक ए लगा दो, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा ऊपर ये वाला, तो इसको बोलते हैं ऐसे ये वाला ट्रायंगल। तो ऊपर भी बना सकते हो, और सिमिलरली अगर ऐसे है तो बी भी 180 डिग्री एंगल पे होंगे और नीचे भी होगा, तो ये कैसा हो जाएगा नीचे का ट्रायंगल। इसको बोलते हैं मेरिडियोनल आइसोमर। मेरिडियोनल मतलब एक तुमने वर्ड सुना होगा प्राइम मेरिडियन, जो बीच में से पास करता है अर्थ के, प्राइम मेरिडियन ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो ऐसे ही ये बीच में से पास कर रहा है, ये देख रहे हो ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल, तो इसीलिए इसका नाम क्या आया, मर आइसोमर। तो इसको बोलते हैं फैक, और ये क्या होता है, मर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, आइडेंटिकल लिगेंड्स जो होंगे वो सभी के सभी एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे 90 डिग्री ओनली। ध्यान से देखो इनके बीच का एंगल क्या है, जो परपेंडिकुलर है वो तो ऑलरेडी 90 डिग्री पे है, और इन दोनों के बीच में तो स्क्वायर की साइड्स हैं, तो इनके बीच का एंगल भी क्या है, 90 डिग्री। मेरिडियोनल में क्या है, 90 पे भी है। अगर आप इसको देखो, ये परपेंडिकुलर वाला इसके 90 डिग्री पे है, और एक कैसा है 180 डिग्री पे, तो इसमें दोनों एंगल हैं। तो कभी आपको क्वेश्चन आ जाए कि फेशियल में क्या एंगल होता है और मेरिडियोनल में क्या होता है, तो फेशियल में सिर्फ 90 डिग्री होता है, और मेरिडियोनल में 90 भी होता है एंड 180 डिग्री भी होता है। तो मैंने कोशिश की है कलर्स को यूज करके, और अभी आपको हाईलाइट करके दिखाया। तो अगर समझ में आए तो लिख देना कमेंट करके कि यस सर समझ में आ गया, और नहीं आए तो पक्का लिखना कि सर ये कैसे आप करवा रहे हो, आप हमें दोबारा से बताओ। तो मैं फिर कुछ कोशिश करूंगा, कोई मॉडल लेके आऊं समझाने के लिए। अगला जो है वो हमें पढ़ना है जीआई इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग किलेटिंग लिगेंड्स। किलेटिंग का मतलब क्या है, जो रिंग बना रहे हो। पहले भी मैं ये बात क्लियर कर चुका हूं, तो आप वीडियो देख सकते हो। किलेटिंग के लिए मैंने शुरू में ही बताया था कैपिटल यूज करना। और ए बी का मतलब क्या है, ये अनसिमेट्रिकल लिगेंड है। अनसिमेट्रिकल का मतलब इसके दोनों एंड अलग अलग होंगे। मैं दोबारा से रिपीट करके बताता हूँ, जैसे CH2 CH2, NH2 NH2, ये किलेटिंग लिगेंड तो है, ये रिंग बनाता है मेटल के साथ, लेकिन अगर मैं इसको बीच में से काट दूं तो ये सिमेट्रिकल था, इधर भी NH2 दे रहा था, इधर से भी NH2 दे रहा था, तो मैं इसको लिखता था AA टाइप। तो ये है AB टाइप, मतलब अलग है। इसके दोनों एंड्स कैसे होंगे, अलग अलग डोनर साइड में, जैसे ग्लाइसिनेटो। तो ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर आप पहले वीडियो में देख सकते हो मेरे लिगेंड वाले में। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे देखूँ कि इसके GI कैसे होंगे, ध्यान से देखो। अगर एक किलेटिंग लिगेंड बना, CDEF साथ में लगा दिया मैंने, तो AB को क्या है, रिंग बनानी है। तो एक काम करो, इसको तोड़ लो, M स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d स्मॉल e स्मॉल f के केस में यही किया था ना। और उसके कितने आइसोमर आए थे वीडियो में, इसी वीडियो में कितने आइसोमर आ रहे थे, 15। अब तुम इसका 15 आंसर नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते, ध्यान से देखो, मैं दिखाता हूं। यहां पे जो केस आया था ये वाला, ये ऊपर लेके चलता हूं। जैसे मान लो A के सामने B आ गया, A के सामने B आ गया, A के सामने B आ गया, ये कितने केस थे, 3। लेकिन किलेटिंग के केस में क्या है, अगर मान लो AB ऐसे है तो ये किलेट रिंग बना सकता है। मान लो ये एक दूसरे के सामने आ जाए, जैसे मैं इसमें बोल रहा हूँ A के सामने B आ गया, तो अगर A यहाँ पर है और B यहाँ पर है, तो ऐसे कौन रिंग बना सकता है भाई, 180 डिग्री पे रिंग नहीं बना सकते। हमेशा बनेगी तो कैसी बनेगी, 90 डिग्री पे। ऐसे बन सकती है, यस बन सकती है, ऐसे बन सकती है, बन सकती है, ऐसे बन सकती है, बन सकती है, ऐसे बन सकती है, बन सकती है। क्या कभी ऐसे बन सकती है रिंग, नहीं बन सकती। 180 डिग्री एंगल पे रिंग्स नहीं बनती। तो ये जो 3 केसेस होंगे ना, ये वाला A के सामने B, A के सामने B, A के सामने B, ये माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये किलेशन के कंसेप्ट में पॉसिबल ही नहीं है। तो 3 केस माइनस कर दूंगा 15 में से, तो कितने आइसोमर्स आ जाएंगे, सिर्फ 12 GI। तो सिर्फ तो नहीं है, खैर ये 12 GI अच्छे खासे GI हैं, तो 12 GI पॉसिबल हो जाएंगे। और ये 3 केसेस कैसे हो जाएंगे, माइनस। फिर AB C2D2, मतलब जो मोनोडेंटेट है वो रिपीटेड है, तो इसके कितने GI आएंगे, 4 GI। इसको याद रख सकते हो आप। अब MAA A2B2, इसका मतलब क्या है, या अगर मैंने A यहाँ पे यूज कर लिया तो आप इसको C2D2 भी कह सकते हो। मतलब एक तो सिमेट्रिकल किलेशन वाला है, जैसे इथाइलिन डाइअमीन दे दिया हो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है A2B2, जैसे NH3 2 बार और H2O 2 बार, तो इसमें कितने केसेस आएंगे, 3 GI। अब AB C2DE, मतलब एक अनसिमेट्रिकल है, एक मोनोडेंटेट रिपीटेड है, और 2 मोनोडेंटेट अलग अलग हैं, जैसे H2O NH3, और एक मोनोडेंटेट रिपीटेड है। तो इसके कितने केस आएंगे, 7 GI। और अगर तुम्हें लगता है कि सर कोई ऐसा केस है जो मुझे समझ में नहीं आया, तो कमेंट करके बता देना वीडियो का टाइमलाइन देके कि सर 7:35 पे जैसे मेरे को वीडियो समझ में नहीं आया, तो मैं उसको दोबारा से समझा दूंगा कमेंट में या और वीडियो में। अगला है GI इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग 2 किलेटिंग रिंग्स, मतलब अब रिंग होंगी किलेशन वाली और 2-2 रिंग्स होंगी। तो पहला केस अगर मैं बनाया तो कैसा होगा,
AB2CD, MAB2CD। तो इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, अगर निकालना हो किसी बच्चे को तो इसको मोनोडेंटेट कर दो, स्मॉल कर दिया AB2CD, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ A2B2CD। तो A2B2CD कर दिया तो कौन कौन से केसेस जो है वो माइनस करने पड़ेंगे, जिसमें ऑब्वियस सी बात है अगर A के सामने B आ गया तो फिर किलेशन कहाँ से होगी, हो ही नहीं सकती। तो कुछ केसेस जो है वो सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो टोटल इसमें कितने आइसोमर्स आएंगे, 6 GI पॉसिबल होंगे, जिसमें से ध्यान से अगर आप देखो तो A के सामने जो है A, तो A के सामने A के सामने A के सामने B, A के सामने B, A के सामने B और A के सामने C। इसमें अगर मैं देखूं तो A के सामने A है, B के सामने B है, C के सामने क्या है D। तो C के सामने जब D आएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये रिंग बन गई और ये रिंग बन गई और C के सामने आ गया D, तो ये C के सामने D कैसा है, अपोजिट, तो ये कैसा है, ट्रांस। तो एक ये ट्रांस का केस होगा और ये कैसा केस होगा, ट्रांस का। दो केसेस आ जाएंगे ट्रांस के, तो 6 आइसोमर होंगे पूरे, जिसमें से 2 ट्रांस होंगे और 4 कैसे होंगे, सिस। ये भी पूछा जा सकता है जेईई मेंस में। तो बिल्कुल ऐसे ही मैंने आपको बना के दिखाया। ए के सामने ये एक रिंग, दूसरी रिंग और ये क्या है, CD। तो सर ये आपने दूसरा आइसोमर कैसे बनाया होगा ट्रांस का, ध्यान से देखो, ये AB है ना ऐसे, तो A के सामने खुद कौन है, B है। अब एक काम करूं, दूसरा आइसोमर बनाने के लिए क्या करता हूं, मैं ये वाले सेगमेंट को फ्लिप कर देता हूं, फ्लिप। तो देखो ये कैसा बनेगा, MA और यहाँ पे था B, ये रिंग थी, CD एज इट इज रखता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ A और यहाँ पे क्या कर देता हूँ B। अब A के सामने अगर आप देखोगे तो A आ रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, A के सामने कौन आया, A, और B के सामने आया B, लेकिन ऊपर वाले केस में A के सामने B आ रहा था। तो ये दोनों कैसे केसेस हैं, ट्रांस के केसेस हैं। तो आई होप मैंने ठीक से समझा दिया होगा कि इसमें सिस और ट्रांस कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, GI ऑफ octahedral complexes having 2 rings are divided into cis and trans with respect to monodentate ligands। मोनोडेंटेट अगर 90 डिग्री पे आ जाएं तो वो होते हैं सिस, और मोनोडेंटेट अगर 180 डिग्री पे आ जाएं तो वो कैसे होते हैं, ट्रांस। तो इसमें कितने ट्रांस बने, 2। कितना बेहतरीन केस है। इसके बाद फिर से और केसेस हैं, AB ट्वाइस, मतलब 2 रिंग्स तो है ही हैं, और C2 मतलब जो लीगेंड है वो रिपीटेड है मोनोडेंटेट वाला। तो इसमें 5 GI बनेंगे। तो पहले कितने बने थे, 6, अब कितने हो जाएंगे, 5। अब अगर 2 रिंग्स ऐसे हैं ABCD, मतलब दोनों अलग हैं और दोनों अनसिमेट्रिकल हैं, और EF, तो इसके 10 GI आएंगे। अगर ABCD और E2 आ जाए, मतलब मोनोडेंटेट रिपीटेड है और दोनों रिंग्स अलग अलग हैं। अच्छा, ऊपर वाले में और इसमें क्या फ़र्क है, थर्ड में और फोर्थ में, देखो इसके जो मोनोडेंटेट हैं वो अलग अलग हैं। जैसे मान लो एक H2O लीगेंड ले लूँ, एक Cl लीगेंड ले लूँ, लेकिन इसमें क्या है, मोनोडेंटेट रिपीटेड है। जैसे NH3 ही लिया और वो ट्वाइस लिखा हो, 2 बार लगा हुआ है, तो इसमें ऑब्वियस ही बात है कि कुछ केसेस रिपीटेड होंगे। तो इसमें क्या आ जाएंगे, 6 GI। आपके लिए बहुत आसान है, आप क्या करो, चाय पियो आराम से बैठ के और दिन के एक एक उठाओ। जैसे मैंने अभी ये टॉपिक पढ़ाया ना कि हैविंग 2 किलेटिंग रिंग्स, तो इसमें कितने केस हैं, 1 2 3 4। कुछ नहीं करना, चाय पियो, 4 केसेस देखो और दिमाग में उसका आंसर याद रखो। क्योंकि मैं एज अ टीचर, मतलब कभी तो मैं भी स्टूडेंट रही हूँ और मास्टर्स में भी रहा हूँ, और मास्टर्स में मैंने भर भर के कोऑर्डिनेशन पढ़ी है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जब आपका एग्जाम आएगा ना तो प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि वहाँ पे सारे केसेस आप नहीं बना पाओगे। तो बिल्कुल फ्रैंकली एज अ दोस्त भी अगर मैं आपको समझाऊँ तो केसेस याद रखना। तो कुछ खाते पीते याद कर लिए यार कि एक टॉपिक उठाया, 4 केसेस हैं, मैं याद कर लेता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद घूम फिर के आए, दोस्तों के साथ बात करी, फिर देखा यार ऊपर कितने केस थे, ऊपर भी 4 ही केस थे, मैं उसको भी याद कर लेता हूँ। तो 4-4 केस करके याद करोगे तो मुश्किल से मुश्किल 1 हफ्ते में भी अगर आराम से करोगे तो हो जाएंगे। तो ये केसेस हमने पढ़े। अब ये भी खत्म ही कर देते हैं, GI इन octahedral complexes having 3 rings, जिसमें 3-3 रिंग्स हों। अब 3 रिंग्स में क्या होगा, MAB3, यहाँ पे देखो MAB3 मतलब अनसिमेट्रिकल है, और तीनों जो रिंग्स बनी है ये अनसिमेट्रिकल के बीच में है। तो इसके 2 GI पॉसिबल होंगे। देखो या तो A के सामने A आ जाए, A के सामने B आ जाए, तो फिर कौन बच गया, फिर एक ही केस बचा जब B के सामने B आए। दोबारा से देखो, 3 A होने चाहिए और साथ ही क्या है, 3 B होने चाहिए। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया AB3। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं तो क्या बनेगा, देखो A B A
बी और फिर क्या है ए बी, तो ये जो है ऐसे बन सकता है। तो इसके दो केसेस कौन कौन से पॉसिबल हैं, ध्यान से देखो, ए बी और बी, और ए बी और फिर ए बी। इस केस में अगर मैं देखूं तो मैंने शायद एक जगह जो है हाँ 3A और 3B, बिल्कुल ठीक है। तो ये एक केस है और एक ये केस है, तो दो ही जीआई पॉसिबल है। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप एग्जाम में करोगे तो आपको बिल्कुल चेक करते रहना पड़ेगा कि मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं। तो इससे बेहतर तरीका क्या है, इसको याद कर लो। और एनसीईआरटी के केसेस याद नहीं करने हैं, वो बना के भी दिखाने हैं, इसीलिए मैंने फेशियल और मेरिडियोनल जो है वो डिटेल में पूरा बना के दिखाया है। अब दूसरा और क्या केस बन सकता है, ए बी ट्वाइस सी डी, मतलब जो एक ए बी लिगेंड है, मतलब जैसे मान लो ग्लाइसिनेटो ले लिया, वो 2 बार होगा, GLY मान लो 2 बार ले लिया, और साथ ही साथ इथाइलिन डाइमीन क्या है, इथाइलिन डाइमीन तो सिमेट्रिकल है, तो कोई और लिगेंड लिया जो कि किलेशन करता है, उसको 1 बार लिया, तो इसके जीआई कितने आएंगे 4। अब अगर 3 रिंग बन रही है और तीनों के जो किलेशन वाले लिगेंड हैं वो अलग हैं, तो जीआई कितने आ जाएंगे 8, क्योंकि सभी अलग अलग हैं तो केसेस ज़्यादा बनेंगे और रिपीटिंग केसेस कम होंगे। MAA3 ये तो आइसोमरिज्म शो ही नहीं करेगा, GI शो नहीं करेगा। मुझे कमेंट करके बताना AA3 ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है या नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में है और मैं इसको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में बहुत डिटेल में बताऊंगा। तो मैंने GI जो है वो स्क्वायर प्लेनर का और ऑक्टाहेड्रल का पूरे तरीके से कंप्लीट कर दिया है। टेट्राहेड्रल GI शो ही नहीं करता, उस पर भी क्वेश्चन था जेईई मेंस में और नीट में, तो वो भी मैंने कवर कर दिया। अब मेरा गला सूख चुका है क्योंकि इतने सारे केसेस थे, देखो इसमें भी 4 केसेस हैं। मैं आपको सही में बता रहा हूँ, इससे अलग केस आ जाए तो मुझे कमेंट में बताना कि सर एग्जाम में इससे अलग केस आ गया। अगर आप सीरियस हो अपना रैंक निकालने के लिए और आपने ये सारे केसेस पढ़ रखे हैं तो मेरी गारंटी है आपका मार्क्स नहीं कटने वाले। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरी पिछली वीडियोस पे बच्चों ने कमेंट किए कि यस सर समझ में आया और दिस इज़ रियली हेल्पिंग। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट ज़रूर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।